तो यार जब से एग्ज़ाम की डेट्स रिलीज़ हुई है बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, पैनिक कर रहे हैं कि उनकी जो एग्ज़ाम में जो एक्यूरेसी है मॉक टेस्ट में वो गिरती जा रही है। साथ ही साथ उनकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही, जिसके वजह से वो इनफ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम के अंदर। कई बच्चों ने टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया है कि उनकी मेन एग्ज़ाम में क्या होगा। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट में रिवाइज़ कैसे करें। सारा इतना बड़ा सिलेबस है, पहाड़ से सिलेबस है, उसको पूरा का पूरा रिवाइज़ कैसे करें। वन शॉट देखें या पूरा फुल मैराथन देखें, जो PYQs पे स्टिक रहे। उन सारी प्रॉब्लम जो है आपकी जितनी भी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो यार अब आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। आप जहाँ तक बच्चों को सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस हो रही है वो ये हो रही है कि उनका जो है मॉक टेस्ट देते टाइम पैनिक हो जा रहा है। पैनिक हो जा रहा है क्या मतलब है कि वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें उन्हें लगता है कि उनका आंसर आता है, लेकिन जब वो उसको अटैम्प्ट करने जाते हैं तो उनका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। ऐसा जनरली जो है एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने मेन एग्ज़ाम पर कि वो क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर और हमारा उसमें नंबर नहीं आए तो क्या होंगे, सीट नहीं दी तो क्या होगी। और कई बार बच्चे जो है ओवर थिंक भी करने लग जाते हैं अपना जो उनका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके बारे में कि उस दिन जा कर के वो क्या करेंगे अगर अभी उनसे कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ कभी भी चाहे आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो या अपना मेन एग्ज़ाम दे रहे हो एग्ज़ाम हॉल में, अगर आपके साथ ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जैसे मान लो अगर आपके यहाँ पे मतलब घर पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको वॉशरूम जाना ऑब्वियसली अलाउड ही होगा कि आप खुद ही अपने आप को एग्जामिन कर रहे हो। अगर आपके मम्मी पापा भी आपको इन्विजिलेटर की तरह आपसे मॉक टेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तो आपको उनसे बोल दें 2 मिनट के ब्रेक के लिए वो वॉशरूम से आ रहे हैं जब भी आपको पैनिक हो। साथ ही साथ अगर आपका मेन एग्ज़ाम चल रहा है तो वहाँ पर भी मोस्टली अलाउड ही होता है एग्ज़ाम्स में कि वॉशरूम जाना। तो आपको क्या करना है, जब भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो आप वॉशरूम जाओ, अपना मुँह धो और अपनी पानी वगैरह पियो। साथ ही साथ अपना मुँह धो के अपने आप को फ्रेश करके दोबारा से रीस्टार्ट करना है और फिर बोलना है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करके रखूँगा और मैं कर सकता हूँ। इससे जो आपको जो एक नई दुनिया दिखती है, एक नई ओरिजिनलिटी की तरफ चल जाती है आप वापस से रीस्टार्ट करने के लिए आपके एग्ज़ाम को। इसलिए जो है आपको एक ब्रेक सा मिल जाता है इसी बीच। और अगर हम बात करें पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलने के एक अल्टरनेट सॉल्यूशन की, तो आप अपनी 2 मिनट के लिए एग्ज़ाम से ब्रेक लेकर आप आंखें बंद करके डीप ब्रेथ ले करके आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो। ऐसे मोस्टली आज के बच्चे ये नहीं करते थे, मैंने एकदम ही लास्ट में बताया। मेन जो आपका सॉल्यूशन है पैनिक से बाहर निकलने का वो आपका वॉशरूम ब्रेक ही है। वॉशरूम ब्रेक में बाहर जाओ, अपना मुँह वगैरह वॉश करो और पानी वगैरह पी लो और वापस से रीस्टार्ट करो एग्ज़ाम को और वापस से कॉन्फिडेंस गेन करो और जा कर के एग्ज़ाम को खोलो। अब बात करते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम की जो बच्चों की सबसे ज़्यादा आ रही है कि बच्चों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा गिर रही है। अभी जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं साथ ही साथ कई बच्चे जो है स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि अगर एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन आए हैं तो 30, 35, 40 इसी के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें नहीं उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो दोनों चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आवर एक्यूरेसी एंड देन देयर स्पीड। तो यार एक्यूरेसी और स्पीड को अगर आप अलग अलग करके समझोगे ना तो आप ज़्यादा उसके बारे में इन डेप्थ समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको जो एक बात समझनी चाहिए कि एक्यूरेसी और स्पीड को अगर आप एक साथ ले चलोगे तभी आपका एग्ज़ाम सबसे बढ़िया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहिए, एक्यूरेसी या स्पीड। कई बच्चों को मैं देखता हूँ पेपर आया, फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, लेकिन पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है एकदम ही 200 की स्पीड में पूरे पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन फिर जब उनका स्कोर्स आते हैं तो उनका पेपर में एक्यूरेसी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्पीड में बहुत ही जल्दी जल्दी पेपर अटैम्प्ट करा था। उस वजह से उनका जो पेपर के जो स्कोर है ऑलमोस्ट कम ही आते हैं, कभी भी अच्छे नहीं आते हैं। सबसे पहली बात जो आपको एक समझनी है कि सबसे पहले आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को स्पीडी बना पाओगे, अपने आप को फास्ट बना पाओगे। क्या मतलब, जैसे मान लो अगर मैं आज कोई गाड़ी लूँ, अभी है नहीं मतलब ले लीजिए, हाँ जैसे मान लो अगर मैं आज कोई गाड़ी लूँ और मैं पहले ही दिन सोचूँ कि मैं 250 की स्पीड में चलाऊँ गाड़ी को, तो क्या होगा, रुक जाएगी कहीं ना कहीं। ऑफकोर्स वही तो आपके एग्ज़ाम में भी होता है। आप क्या सोचते हो 50 क्वेश्चन आए पेपर में 1 घंटे के लिए, मैं 50 के 50 1 घंटे में पहली बार में दूसरी बार में अटैम्प्ट करके फुल मार्क्स ले आऊँगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप कोई गाड़ी लेते हो तो पहले आप उसे धीरे धीरे चलाना सीखते हो, सही सही चलाना सीखते हो। ठीक ठीक जब आपकी गाड़ी चलने लग जाती है उसके बाद आप स्पीड देते हो ना, या फिर शुरू में ही दे देते हो। शुरू में ही दोगे तो पता है ना आपके साथ क्या होगा, सीधा गिर पड़ोगे धाम से, जो भी होता है। उसके बाद
जैसे मान लो आप, अगर आप अपनी लाइफ का स्टार्टिंग का भी एग्जांपल होगा, जैसे कई लोग होते हैं जो कि साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल चलाने में वो क्या ऐसा करते हैं कि शुरू में तेज़ भगा के साइकिल सीख लेते हैं, या फिर हम मेनली क्या करते हैं, पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी साइकिल ठीक ठीक चल रही है, उसके बाद ही हम उस पर वो देते हैं, स्पीड देते हैं, और उसके बाद ही हम उस पर जो स्केटिंग वगैरह करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उसके बाद ही करते हैं। सबसे पहले हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमसे ठीक ठीक से साइकिल चल रही है या नहीं। तो एक क्रैप्स में अगर मैं बात बोलूँ तो हमें जो है पेपर में एक्यूरेसी रखते हुए स्पीड को इंक्रीज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि हमें स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे अगर साइकिल के टर्म में बोले तो हमें बिना गिरे हुए साइकिल को तेज़ चलाते हुए सीखना है। गिर कर अगर आप साइकिल को तेज़ चलाना सीख रहे हो तो क्या फ़ायदा। तो यही है आपके एग्ज़ाम के लिए भी कि अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आप जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% होनी चाहिए। तो वापस रिपीट कर दूँ कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर एक्यूरेसी 90 to 95% होनी चाहिए, और अगर इससे कम है तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल है। जैसे ही अगर आपके मान लो 50 में से आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, छोड़ दो आप 10, पहले आप एक्यूरेट होने की कोशिश करो। ये कोशिश मत करो कि मैं 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, उसके चक्कर में स्पीड बढ़ा दी, ले फिर सारे क्वेश्चन एक साथ लाइन से गलत हो रहे हैं, ये सब नहीं करना है। पहले आप 30-40 ही अटैम्प्ट करो, लेकिन उन 30-40 में से आप मैक्सिमम 90 to 95% सही करने की कोशिश करो। जैसे ही आपको लगने लगे कि मेरे 90 to 95% क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तब आप थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाना शुरू करो। क्वेश्चंस को पढ़ने की, उसको सॉल्व करने की, उसकी भी ट्रिक्स और अपने वीडियो में आगे बताता जाऊंगा कि कैसे आप स्पीड तेज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैसे वही 40 क्वेश्चन आप 1 घंटे में अटैम्प्ट कर रहे हो उसको 50 तक पहुंचा सकते हो। उन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल समरी यही है कि सबसे पहले एक्यूरेट होने की कोशिश करो, जितने भी अटैम्प्ट कर रहे हो उसको सबसे पहले अच्छे से अटैम्प्ट करो। बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे, छोड़ भी दोगे कोई बात नहीं। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी 90-95% क्रॉस हो जाए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन को करने की, और फिर तेज़ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। जैसे मान लो कि आपकी एग्ज़ाम में जो एक्यूरेसी 90 to 95% आपकी अचीव होगी, उसके बाद आपको अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है उसके भी मैं कुछ आपको तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो कोई भी लाइन है क्वेश्चन की, उसको आपको एक बार पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्या मतलब इस बात से कहने की कि एक बार में पढ़ के समझ आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास मेरी इंग्लिश की नोटबुक है, इसको मैं पढ़ के आपको दिखा देता थोड़ी बहुत। हाँ, इसमें लिखी लाइन, ऑल दी फॉलोइंग नाउन्स कैन बी यूज प्लूरल बाय एडिंग सम वर्ड्स बट नाउन शुड बी यूज सिंगुलर इन फॉर्म। देखो, हम में से जो आपके 90 to 95% बच्चे होंगे, मैं बताता हूँ इसको कैसे पढ़ते होंगे। ऑल द फॉलोइंग नाउन्स कैन बी, ऑल द फॉलोइंग नाउन्स कैन बी यूज्ड, ऑल द फॉलोइंग नाउन्स कैन बी यूज प्लूरल बाय एडिंग। ज़्यादातर बच्चे जो है हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हम अपने ब्रेन को बार बार पीछे ले जाके उसी लाइन को 3-3 4-4 बार पढ़ते हैं, फिर हम एक बार में चौथी बार में जाके समझते हैं। जबकि आपको जो पढ़ने की जो हैबिट है, उसकी जो स्पीड आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एक बार में आपको पढ़ के समझ आनी चाहिए। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, ऑल द फॉलोइंग नाउन कैन बी यूज प्लूरल बाय एडिंग सम वर्ड बट नाउन शुड बी यूज सिंगुलर इन फॉर्म। ऐसे होनी चाहिए, ये नहीं कि ऑल द फॉलोइंग नाउन्स कैन बी, ऑल द फॉलोइंग नाउन्स कैन बी यूज, ऑल द फॉलोइंग नाउन्स कैन बी यूज प्लूरल। मैक्सिमम बच्चे जो किसी भी क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के समझने में अटक जाते हैं, बार बार उसी को पीछे से पढ़ते हैं, अपने ब्रेन को वापस ले जाते हैं उसी लाइन को, फिर 3-4 बार जब पढ़ लेते हैं तब जाके उसका मीनिंग समझते हैं। ये सबसे ख़राब हैबिट है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके एग्ज़ाम में आपके जीके जीएस तो आता ही होगा ऑफकोर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जीके जीएस भी कवर हो जाएगा, आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। उसके लिए आपको एक डेली का न्यूज़पेपर जो भी आता हो आप घर पे, या फिर आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें आपको डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते जाना है। पहले आपको जो एक पेज अब 15 मिनट में पढ़ने की हैबिट डालनी है, फिर उसी को 10 मिनट में, फिर उसी को 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, ऐसे ऐसे आपको हैबिट डालनी है, जिससे कि आपकी जो स्पीड है पढ़ने की वो भी बढ़ जाए और आपका जीके जीएस भी साथ साथ कवर हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जीके जीएस ही कवर करना है, आपका कोई फेवरेट सेगमेंट हो अखबार में, जैसे मान लो कुछ लोगों को क्रिकेट न्यूज़ देखने का शौक है, तो आप उसको पढ़िए, लेकिन उसको इसी रूल से पढ़ना है कि पहली बार में एक पेज 20 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे ऐसे डिक्रीज़ करते रहिए। जैसे जैसे कि आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ती जाए, आप उस टाइम को डिक्रीज़ करते रहिए, ताकि वो आपको जब आप मॉक टेस्ट या मेन एग्ज़ाम में जाओ, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के समझने की हैबिट होनी चाहिए। और अगर आप क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ के समझ रहे हो, तो फिर आपका ऑफकोर्स टाइम बहुत जा ही रहा है, फिर आप फास्ट कैसे होगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपकी स्पीड कैसे आएगी। ये शेयर नॉनसेंस है। अगर आप 3-4 बार किसी क्वेश्चन
क्वेश्चन को पढ़ के फिर समझ रहे हो और फिर सोल्व कर रहे हो, क्या ही फ़ायदा 3-4 बार पढ़ के। जब एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी क्वेश्चन तो आपको छूटेंगे ही, क्योंकि कोई एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ रहा है तो बाकी क्वेश्चन का टाइम कहाँ से लाएगा। कोई फ्री में थोड़ी ना मिल जाएगा टाइम, टाइम लिमिटेड है। उसी लिमिटेड टाइम में अगर बेस्ट स्कोर करना है तो पर क्वेश्चन आप मिनिमम जितने टाइम में सोल्व कर सकते हो उसको आपको करने की हैबिट पहले से ही एग्ज़ाम से पहले ही होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम में हम ले आएंगे कोई जादू मंत्र या कोई शक्ल जैसा आपका कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। ये तो थी कि आपकी रीडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करे। कई बच्चों को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कि मैथ्स में या फिज़िक्स में, उसमें आपको कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है उसको भी मेंटेन करने में इशूज आते हैं, तो उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बताया। तो अगर आपको अपनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आरएमएस की, आरआईएमसी, सीएम श्री सैनिक स्कूल, नवोदय, ओलंपियाड या और किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी मैंने नाम बोले, अगर उसके अदर देन भी है तो भी आपके लिए यूज़फुल है वीडियो। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ नहीं करना है, उस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस जो 4 से 5 ईयर की पीवाईक्यू वाली बुक है या कहीं पे ऑनलाइन अवेलेबल है उसको लेना है, और उसमें जो आपके जो 4-4 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल के हैं, उनकी जो लास्ट की 3-4 लाइनें होती है जिसमें हमें वैल्यूज़ दी होती है, बस हमें पुट करके उसको सॉल्व करना होता है, वो करना है आपको। क्या करना है, मान लो जो 4-4 5-5 के नंबर के जो न्यूमेरिकल है ना, जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, सॉल्व करनी होती है, उसमें लास्ट में आपको वैल्यू निकल आती है, बस आपको वैल्यू उसके अंदर डालनी होती है और चीज़ों को सॉल्व करना होता है। वो वाली हैबिट आपको रखनी है। अगले जितना भी टाइम बचा आपको एग्ज़ाम तक में, उससे जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी और इससे मेरी भी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ी थी, और वही इस चीज़ का फ़ायदा मेरे को एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और अब बात करते हैं यार, अगर आपके एग्ज़ाम में जो नंबर है वो और कम आ रहे हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आप जो है ना खुद को एनालाइज़ करो। खुद को एनालाइज़ करने का क्या मतलब है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपने जितना पढ़ा है क्या आप उसमें अराउंड 90 to 95% स्कोर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हो या नहीं, जो कि आपके कैलिबर का है। अगर येस तो ठीक है, फिर आप जो आपका बाकी का रह गया है, जो शायद आपकी तबीयत ख़राब हुई हो या फिर आपने मिस्टेक कर दी हो, उसकी वजह से आपका छूट गया हो, उसको आप एक्स्ट्रा मेहनत देके कवर करो। और अगर आपका जो हुआ है कंप्लीट, उसमें भी अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो उसको एनालाइज़ करो, क्या मिस्टेक्स हो रही है उसको लिखो और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जाने से पहले उसको इम्प्रूव करो। ऐसे ही जब आप हर मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते जाओगे तो आपका जो फाइनल मॉक टेस्ट है, जो आपका एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम, उस दिन आपकी मिनिमम मिस्टेक्स होएगी। और कई बच्चे ये भी बोल रहे थे मेरे से कि भैया हमें ना बहुत ही ज़्यादा आलस हो रहा है, हमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब मन कर रहा है कि बस सो जाओ, फ़ोन चलाओ। और बोर्ड्स के टाइम पे तो सब सही सा, वो 10th का जो चाहे 12th का हो, तब तो पढ़ाई हो रही थी, स्कूल एग्ज़ाम्स की तो पढ़ाई हो रही थी। लेकिन अब जब से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बारी आई है, हमारी एफिशिएंसी गिर गई है, नींद आती है, बस फ़ोन चलाने का मन करता है, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता, आलस हो रहा है। तो यार इस पर तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके जो सपने हैं ना वो बड़े हैं ना, तो आपको मेहनत भी बिल्कुल ही बड़ी करनी पड़ेगी। ये तो हो गया फालतू का फ्री का ज्ञान, आपको ही पता है। बट मेन अगर हम बात करें कि आप किन किन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी जो ये हैबिट है आलस वाली, या फिर पढ़ाई ना कर पाने वाली, मन ना लगने वाली, या फिर आपका कंसंट्रेशन ना बनने वाली, इन सभी को आप ओवरकम कर सकते हो। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, मैंने भी अपने टीचर से ही सुना था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करना होता है, आपको बहुत लंबा टारगेट नहीं बनाना है कि यार मैं तो अभी से लेकर 10 घंटों तक बैठा रहूँगा, पढ़ूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा, खाना भी नहीं खाऊँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं करूँगा जो मैं इस वीडियो पे अभी नहीं बता सकता हूँ, और मैं पढ़ता ही रहूँगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। जैसे मान लो अगर आपको एक हाथी को खाना है तो ऐसा थोड़ी ना आप पूरे हाथी को खा जाओगे। आप हाथी के छोटे छोटे पीसेस करोगे फिर उसको खाओगे ना, उसे हाथी खाते नहीं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था हाथी को तोड़ने का या खाने का, आप समझ जाना। वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई को भी रखना है। मान लो आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी है ना, तो आप उस 10 घंटे की पढ़ाई को 20 स्लॉट्स में बांटो। 20 स्लॉट्स मतलब 10 घंटे को अगर आप 20 स्लॉट्स में बांटोगे तो पर स्लॉट आधा घंटा होगा। इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए। अगर आप बायो के हो तब भी आपको समझ आ जाएगा कि अगर 10 घंटे है तो उसको 20 स्लॉट्स में बांटोगे तो हर स्लॉट आपका आधे घंटे का है। आपको हर आधे घंटे पढ़ाई करनी है और आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना, 5 से 10 मिनट का। आधे घंटे पढ़ाई, 5-10 मिनट ब्रेक, आधे घंटे पढ़ाई, 5-10 मिनट ब्रेक। इससे क्या होता है, आधे घंटे बाद अगर आपका कंसंट्रेशन लूज़ भी हो जाता है तो आपको एक ब्रेक मिल जाता है जिससे आप रिफ़्रेश कर लेते हो और अपने माइंड को वापस से अपनी पढ़ाई के प्रति आप लगा पाओगी। उससे आप ज़्यादा डाइवर्ट भी नहीं होगे और आपको पता रहेगा कब ब्रेक लेना है मुझे कब पढ़ाई करनी है। उससे जो आपकी जो क्या कहते हैं फेड अप हो जाते हो आप, या फिर आपको
आपको बर्नआउट होने लगता है, उन सभी प्रॉब्लम से आप पोमोडोरो टेक्निक को अगर लगाओगे आप, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और साथ ही साथ आप अपने डेली टारगेट सामने लिखो कि आपको कहाँ पहुंचना है, किस कॉलेज तक जाना है, कौन सी जॉब चाहिए, क्या आपकी ड्रीम मार्क्स है, वो अगर आपके सामने रहेंगे तो आपको पढ़ाई करने का थोड़ा और मोटिवेशन आ जाता है। और अब बात करूँ मैं कि यार आप चाहे कोई भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, कई बच्चों को मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम तो किसी XYZ पर्सन के मॉक टेस्ट खरीद रखे हैं हमने प्रीमियम वाले, और उसको हम लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। कोई भी अगर कंपनी या फिर कोई भी ब्रांड अपने मॉक टेस्ट वगैरह परचेज़ कर रहे है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक जो जनरल पीछे से ट्रेंड चला आ रहा है, हम पिछले सालों से देख रहे हैं, जो मेन एग्ज़ाम होता है आपका और जो आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं कई कंपनीज़ के ब्रांड्स के उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर वगैरह, उनमें और अब मेन एग्ज़ाम में एक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आपके जो सैम्पल पेपर या फिर जो आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह बनाए जाते हैं कंपनीज़ या फिर ब्रांड्स के थ्रू, उसका लेवल जो है आपके मेन एग्ज़ाम से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है कि अगर मेन एग्ज़ाम का लेवल यूजुअल लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ा भी तो बच्चे को दिक्कत ना हो। तो अगर आप अपने मेन एग्ज़ाम में मान लो कि 200 का टारगेट लेके चल रहे हो 250 में से, और अगर आपके अभी के जो ब्रांड्स के या फिर जो किसी भी पर्टिकुलर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, उसमें अगर आपके 170 या 175 भी आ रहे हो, तो आप उसको अपने मेन एग्ज़ाम में 200 के इक्वल मानो। आपके जो अभी के जो मॉक टेस्ट का जो लास्ट 5 मॉक टेस्ट का जो एवरेज होगा, उसके अगर आप 25 मार्क्स प्लस कर दोगे तो आपके वो मेन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मान लो अभी आपके एवरेज 170 मार्क्स आ रहे हैं 200 में से, तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आप 195 से 190 के अराउंड आप स्कोर कर रहे होगे। जो मैंने बताया ना, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल ब्रांड्स या फिर कोई कंपनी जो है थोड़ा सा टफ सेट करती है, ताकि बच्चे को मेन एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी लगे, उसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर मेन एग्ज़ाम थोड़ा टफ भी सेट हो जाए नीट की तरह, तो वो उसको भी ओवरटेक कर पाए। और एक बात मैं लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि लेजेंड वही होता है कि जो जितना पढ़ा है उसने लास्ट मिनट तक उसमें ही वो मैक्सिमम स्कोर कर जाए। लेजेंड वो नहीं है कि जो सारा कुछ कवर कर रहा है और फिर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत सॉल्व करके आ रहा है। लेजेंड वो होता है ना यार, जो जितना भी पढ़ा है उसमें से मैक्सिमम स्कोर करके आए, और आप एक लेजेंड हो। चलो यार, अब बात करते हैं हम अपने टेस्ट को कैसे एनालाइज़ करना है और लास्ट टाइम पे आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट में अगर आपको स्कोर करना होता है तो उसमें 3 चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले आपका हार्ड वर्क, दूसरा आपका फोकस, तीसरा आपका स्ट्रेटेजी। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब कि अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए 8 से 10 घंटा मिनिमम नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके टेस्ट में मार्क्स पक्के से नहीं आने, वो तो गारंटेड है। तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्क अपनी पुट करनी है। दूसरी चीज़, आपको फोकस के साथ हार्ड वर्क पुट करनी है। ये नहीं कि कान में गाने चल रहे हैं अरिजीत के और फिर आप अपनी SST भी याद कर रहे हो साथ साथ, वो बिल्कुल भी फोकस के साथ पढ़ाई नहीं होती। उसका जो आउटपुट है 8 घंटे का, वो आपका आधे घंटे का भी नहीं रहेगा। तो वो वाली गलती भी नहीं करनी है। फोकस के साथ आपको हार्ड वर्क पुट इन करना है। थर्ड है आपकी स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी ख़राब है तो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो गलत डायरेक्शन में जाती है, और फिर आपके स्कोर्स जो आपको आप एक्सपेक्टेड होता है कि मैंने तो मेहनत करी, मेरे को रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत ही गलत डायरेक्शन में करी। मान लो मैं किसी नाव में बैठा हूँ और वो जो नाव को चलाने वाला चप्पू होता है, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में अपना भी हाथ ढीला है, जो भी होता है नाव को चलाने वाला चप्पू, उसको अगर मैं मान लो मेरे को वेस्ट से ईस्ट जाना है और मैं ईस्ट से वेस्ट उस चप्पू को चलाऊँ, तो क्या मैं कभी अपनी जो वेस्ट से ईस्ट वाली डायरेक्शन थी उसमें पहुंच पाऊंगा? मान लो मेरे को पहुंचना है दिल्ली से कन्याकुमारी, और मैं कन्याकुमारी से दिल्ली की डायरेक्शन में चला रहा हूँ चप्पू, तो क्या मैं कभी कन्याकुमारी पहुंच पाऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट। वैसे ही अगर आपने मेहनत सही डायरेक्शन में ना करके किसी और डायरेक्शन में करी जिससे रिज़ल्ट नहीं आना है, तो फाइनली आपको जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, ये ऑफ कोर्स है। और फिर आपको लगेगा आपने मेहनत भी पुट इन करी, लेकिन आपकी सिर्फ स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, उस वजह से आपके एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकते हैं। सो ओनली हार्ड वर्क डालना या फिर फोकस के साथ हार्ड वर्क डालने से नहीं होता, आपकी स्ट्रेटजी भी सही रहनी चाहिए। और ऐसी स्ट्रेटजी के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हो, पढ़ाई वाली वीडियोस भी डाली हुई है। जनरली मैं ऐसी स्ट्रेटजी वाली वीडियोस डालता नहीं, लेकिन कई बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस वजह से हमने स्टार्ट कर दी ऐसी वीडियोस। ऑब्वियसली ये चैनल बच्चों का ही है, जो बच्चों की डिमांड होगी उनकी पूरी करी जाएगी। और आपकी भी अगर कोई डिमांड है, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, नीचे कमेंट्स में पिन होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उसको ज्वाइन करके कम्युनिटी में पढ़ाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, जहाँ पे आपको जिस भी मटेरियल की ज़रूरत होगी वो आपको फ्री मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ अगर आपको डाउट्स रिजोल्यूशन चाहिए अपने एक्सपर्ट से, तो वो भी आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी में पढ़ना है वो भी मिल जाएगा। और अपनी जो
डेली की जो चेकलिस्ट है उसको भी आपको देखना है कि मैं डेली इम्प्रूव कर रहा हूँ कर रहा हूँ, बाकी बच्चे कैसे मेरे कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं, मेरा डेली इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके लिए भी आप अपना टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम में हमें रिवीजन कैसे करनी है, अपने आप को ऑन द ट्रैक कैसे रखना है। सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था, आपको रिवीजन मेनली अपनी PYQs की करनी है, लास्ट के 3-4 साल के 2 बार कर लेने हैं ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको लास्ट टाइम पे जितना भी आपका सिलेबस है उसको आपको 7-8 घंटे में कवर करना है, तो आप जितने भी वन शॉट्स है, जितने भी मैराथन है, उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन वो तभी लेना है जब आपने वो चैप्टर्स पहले पढ़े हुए हैं। वो अगर आप डायरेक्ट मैराथन में कूदोगे पढ़ने के लिए तो वो आपको नहीं समझ में आएंगे। चाहे आप पार्ट वाइज भी वीडियो देख सकते हो हर चैप्टर्स की, जिसमें 20 मिनट में चैप्टर आपको समझाए गए हो, आपको रिवाइज़ कराए गए हो। वैसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पे भी है, 15 से 20 मिनट में आपको हर चैप्टर रिवाइज़ करवाया गया है। एग्ज़ाम से पहले के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और एक प्रो टिप अगर मैं आपको दे दूँ जिससे आपका एग्ज़ाम और भी अच्छा जा सकता है, कि अब आपको जो है ना अपनी जितने भी एग्ज़ाम डेट बचे उस हर एग्ज़ाम डेट तक आपको अपनी डेली की चेकलिस्ट बना लेनी है। एक PYQs की, एक नोट्स रिवीजन की, एक मॉक टेस्ट की, एक टेस्ट एनालिसिस की, और एक लास्ट हमारे सेल्फ टॉक की। सेल्फ टॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी आप एग्ज़ाम से पहले क्या फ़ील कर रहे हो, आप एग्ज़ाम में कौन सी स्ट्रेटजीज़ लगाओगे। और स्ट्रेटजी बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है कि आप मॉक टेस्ट में अलग लगा रहे हो, एग्ज़ाम के अंदर कुछ और लगा रहे हो। प्लान आपका कुछ और था एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में कुछ बदल गया, वैसी हरकतें नहीं करनी है, वरना फिर आपको एक नई सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम बच्चे फेल ही हो जाते हैं। इसलिए अभी तक आप जो स्ट्रेटजी यूज़ करके आ रहे थे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की, बाद में भी आपको मेन एग्ज़ाम में भी वही यूज़ करनी है। पहले ही फाइनल कर लो, एग्ज़ाम से 2-3 मॉक पहले ही जितने भी आप मॉक्स लगा रहे हो, लास्ट के जो 3 मॉक्स है आपकी उसी स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट होने चाहिए जिस स्ट्रेटजी से आप अपना मेन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हो। और बाकी मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि यार अगर आपका ये सपना है ना कि आपके पीछे वो जो हम लोग जो कई बार ड्रीम देख लेते हैं कि हमारा पीछे गाड़ियों का काफ़िला चलेगा, हमारा ओरा होगा, हमारा रोला होगा, रोला काटेंगे हम लोग, तो यार उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी उस लेवल की। सिर्फ ऐसे फ़ोन को चलाने से, स्क्रॉल करने से हमें कभी भी उस लेवल की सक्सेस नहीं मिलेगी। इसी के साथ वीडियो से अब अलविदा लेने का टाइम आ गया है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं वीडियो कैसी लगी, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती है। और साथ ही साथ अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।